आप सभी का एक बार फिर से आर्य एडू ऐप की हिस्टोरियोग्राफी की क्लास में स्वागत है। आज की इस छोटी सी क्लास का टॉपिक रहेगा अपने क्लास छोटी सी, हालांकि दार्शनिक बहुत बड़े हैं, हेगल और कार्ल मार्क्स। इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि एक एक दार्शनिक पे आप 5-5 7-7 घंटे पूरे दिन क्लास ले लो फिर भी कम पड़ता है। हेगल पॉलिटिकल साइंस में एक आइडियलिस्ट फिलोसफर के रूप में, आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में, एक उसकी जनरल पॉलिटिकल जो थीम है, जिसे थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस या वाद प्रतिवाद संवाद का जो अवधारणा है वो सबकी पढ़ी हुई रहती है। मार्क्स को तो खैर इतना ज़्यादा हर आदमी जानता है कि दुनिया में चाहे कोई मार्क्सवादी हो या मार्क्स का विरोधी हो, दो ही तरह के लोग हैं, या तो वो मार्क्स के समर्थक हैं या मार्क्स के विरोधी हैं। तो मार्क्स के बारे में भी, मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा, आदिम समाजवाद से लेकर पूंजीवाद तक के एक समाज के विकास की अवधारणा, और सर्वहारा वर्ग की क्रांति, वर्ग संघर्ष से अतिरिक्त जो श्रम का सिद्धांत है, कैसे पूंजीपति मजदूर को उतना ही देता है कि वो दूसरे दिन वापस आकर अपना श्रम या मजदूरी बेचे, ये सारी चीज़ सबकी पढ़ी हुई रहती है। मार्क्स एक भौतिकवादी दार्शनिक है। किस तरह से मार्क्स ने आर्थिक कारकों पर, आर्थिक कारणों पर ज़्यादा जोर देकर इतिहास का एक पूरा ही व्याख्या का एक नया नैरेटिव सेट किया, जिसके आधार पर इतिहास की एक भौतिकवादी व्याख्या होने लगी। ये सब चीज़ें हमारी नॉर्मली सबकी पढ़ी हुई रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये क्लास काफ़ी सीमित रहेगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी टॉपिक्स हमारे, जैसे नेक्स्ट टॉपिक होगा उत्तराधुनिकवाद, या इतिहास का अंत, फ्रांसिस फुकुयामा, ये काफ़ी डिटेल में रहेगा, क्योंकि ये मैं कोशिश ये करूँगा कि मुश्किल से 20-25 मिनट में ये टॉपिक हो जाए। तो देखते हैं कितना टाइम इसमें लगता है। तो टॉपिक डिटेल बहुत है, लेकिन मैं ये मानते हुए कि स्टूडेंट्स को नॉर्मल इनकी जानकारी एक बेसिक चीज़ों की रहती है, हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले दार्शनिक है फ्रेडरिक हीगल। फ्रेडरिक हीगल, ये 1770 में इनका जन्म हुआ, 1831 तक इनका जीवन काल था, 61 वर्ष तक जीवित रहे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। और ये जो हार्डर, फिक्टे और सीलर, इन सब विद्वानों से प्रभावित थे। हार्डर, फिक्टे, सीलर, फ्रेडरिक सीलर, इन सब से प्रभावित थे। हार्डर जो जर्मनी में रोमांटिसिज्म के जनक हैं, पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, इनसे ये बड़े प्रभावित थे। और जर्मनी में हिटलर के राइज से पहले जितने भी एक आइडियोलॉजी विकसित हुई, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई चीज़ यकायक अचानक एक दिन ऐसे विकसित नहीं हो जाती है, उसके पीछे एक लंबी, एक कल्चरल एवोल्यूशन की, एक थॉट की एक प्रोसेस चलती है। तो एक सुपर पावर वाले एक शासक की जो अवधारणा है, एक स्ट्रॉन्ग राज्य की जो अवधारणा है, वो यहीं से विकसित होते होते, हीगल के विचारों से फिर आगे विकसित होते होते लास्ट में एक नाजी राज्य के रूप में विकसित हुई थी। हिटलर का जो उदय है वो इससे भी एक कुछ हद तक हम प्रभावित मान सकते हैं, हालांकि नीत्शे की अवधारणा से वो ज़्यादा प्रेरित थे। लेकिन एक सर्वशक्तिमान राज्य जिसमें सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर है, कुछ भी नहीं है, राज्य एक साध्य है, व्यक्ति एक साधन है, ये सब जो अवधारणा है ये हीगल की अवधारणा में शामिल थी। हीगल के थॉट की जो बेसिक चीज़ है उसमें शामिल थी। हीगल की जो प्रमुख जो पुस्तक है उसमें है लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो इनकी अगर पुस्तकें देखें हुए कंपाइलेशन है लेक्चर्स का, तो लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, लेक्चर्स ऑन द
फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये हिटलर की नहीं, ये हीगल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपाइलेशन है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पे। इन लेक्चर्स के माध्यम से उसकी हिस्ट्री की जो बेसिक फिलॉसफी है, हिस्टोरियोग्राफी, उसकी जानकारी मिलती है। द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिनोमेना ऑफ स्पिरिट, ये इनकी अन्य पुस्तक हैं। द साइंस ऑफ लॉजिक, द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिनोमेना ऑफ हिस्ट्री, द फिनोमेना ऑफ हिस्ट्री, ये हीगल की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हीगल एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। बेसिक अगर इसकी बात करें तो हीगल कैसे दार्शनिक है? हीगल आदर्शवादी दार्शनिक है। आदर्शवाद का चरम है इनके अंदर। आदर्शवादी दार्शनिक, आदर्शवादी दार्शनिक, आइडियलिस्ट फिलोसफर। और इनकी जो बेसिक चीज़ है वो है वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी थीसिस, एंटीथीसिस। ये प्रतिवाद वाद का बिल्कुल विपरीत होता है, और सिंथेसिस इन दोनों को समाहित किए हुए रहता है। संवाद इन दोनों को समाहित किए हुए रहता है। ये बेसिक हिटलर, ये हीगल की अवधारणा थी, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और दूसरी अगर इनकी पॉलिटिकल थीम अगर देखा जाए तो राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। यानी सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ राज्य के भीतर है, व्यक्ति का वजूद राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। ये राज्य की एक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी देते हैं। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। हीगल का इन्फ्लुएंस जर्मनी पर इतना ज़्यादा था कि इसके एक सर्वशक्तिमान राज्य की अवधारणा उनके आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्ट, इन सब के ऊपर झलकती थी। मैंने एक पिछली क्लास में एक रेफरेंस भी दिया था कि एक शहर मैंने देखा था जर्मनी में, कार्लसरूहे। ये वुटम्बर्ग की राजधानी थी, वार्डेन और वुटम्बर्ग, इनकी वार्डेन वुटम्बर्ग की राजधानी स्टुटगार्ट है, जिसमें बाडेन राज्य की या वुटनबर्ग किसी राज्य की राजधानी है, कार्लसरूहे। उसमें जैसे ये राजा का पुराना महल है, और सारी सड़कें इस तरह से यहाँ पे महल की तरफ आ रही हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब कुछ इस राज सत्ता के भीतर है, राज्य के भीतर है। इसी से सारा पावर जा रहा है और इसी में सारा पावर आ रहा है। इस तरह के शहरों का जो विन्यास है, गलियों का, मकानों का, वो भी हीगल की आइडियोलॉजी पे होने लगा था। तो इससे आप देख सकते हैं कि हीगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। हिस्ट्री के बारे में हीगल है, वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती उस रूप में नहीं है। साइक्लिक वे का वो विरोध करते हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं, जैसे दिन हर 24 घंटे में दिन उग जाता है, हर 24 घंटे में फिर से रात हो जाती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, 365 दिन में एक वर्ष हो जाता है। जिस तरह से प्राकृतिक घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं उस तरह से अपने आप को नहीं दोहराती हैं। हिस्ट्री के बारे में इनके विचार कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो ये कहते थे कि द ओनली थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज़ दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। एकमात्र चीज़ जो हम इतिहास से सीखते हैं वो ये है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो ये हीगल की एक प्रसिद्ध इतिहास के बारे में कोटेशन है, एग्जाम में आ सकता है। इतिहास से जो हम एकमात्र चीज़ सीखते हैं वह यह है कि इतिहास से हम
कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते। और ये चीज़ फ्रांसिस जो बेकन की बात से बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। बेकन ये कहते हैं कि हिस्ट्री मैक्स अस वाइज, इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है, जबकि हीगल महोदय तो कुछ और ही कह रहे हैं। हीगल महोदय कह रहे हैं कि भाई साहब इतिहास हमें कुछ नहीं सिखाता है, एकमात्र चीज़ ये सिखाता है कि इससे मेरे पास या इतिहास के पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। बेसिकली ईगल, जैसा कि मैंने बताया, टॉयनिबी की तरह एक ईसाई दार्शनिकता की जो अवधारणा है उससे वो मुक्त नहीं हो पाए थे। मार्क्स एकमात्र ऐसे थे जो धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। वो ईसाई अवधारणा को इतिहास में अपनाकर उसकी दार्शनिक व्यवस्था का अंग बना लिया था उन्होंने। तो दूसरा ये है कि हीगल ने ईसाई धर्म को हीगल ने ईसाई धर्म को की जो अवधारणा है, ईसाई धर्म की अवधारणा को हीगल ने ईसाई धर्म की अवधारणा को अपने दर्शन का हिस्सा बनाया और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी दार्शनिक व्यवस्था का अंग बनाया। इसी के आधार पर उन्होंने अपने इस दर्शन की व्याख्या की। और एक वो इनकी बड़ी फेमस लाइन है, वो ये कहते हैं कि अगर हम ये पुष्टि कर दें, अगर हम ये स्वीकार कर लें कि भगवान अज्ञात है, भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब हम ईसाई नहीं हैं। अब शायद उस समय हीगल को भी ये पता था कि ईश्वर जैसी चीज़ों के ऊपर वो उनकी व्यक्तिगत ओपिनियन वो हो सकती है, लेकिन उनमें भी शायद इतने गट्स या इतना दुस्साहस हिम्मत नहीं थी कि वो इस चीज़ को निगेट कर सकें, ईसाई धर्म को निगेट कर सकें, इसका विरोध कर सकें। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि भगवान अज्ञात है, तो अब हम ईसाई ही नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ वो ये भी कहते हैं कि गलती करने का साहस रखें, क्योंकि केवल बहादुर लोगों में ही गलती गलतियां करने का साहस रखते हैं, गलतियां करने में सक्षम है। एक आम आदमी गलतियां नहीं कर सकता, इसलिए आदमी को गलती करने का के गट्स होने चाहिए, साहस भी होना चाहिए। हालांकि हीगल ईसाई धर्म के बारे में जस्टिफाई करता है, तो मुझे लगता है कि हीगल में भी शायद वो गट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने विचार में ही लिख दिया कि आदमी में इतने गट्स होने चाहिए कि वो गलतियाँ करे। राज सत्ता के बारे में जैसे मैंने बताया कि राज सत्ता के बारे में हीगल के आइडिया क्या थे कि वो एक राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते थे और ये कहते थे कि पृथ्वी पर जो ईश्वर की जो राज्य है वो ईश्वर की सत्ता का एक अंतिम पड़ाव है, यानी राज्य ईश्वर की सत्ता का अंतिम पड़ाव है, यानी सब कुछ राज्य में है और राज्य के बाहर कुछ नहीं। ये हीगल की एक बेसिक जो फिलॉसफी थी वो है। अब इतिहास की प्रकृति के बारे में हीगल क्या कहते हैं, जैसे मैंने एक चीज़ तो बताई कि वो कहते हैं कि इतिहास हमें कुछ नहीं सिखाता है। तो इतिहास को एक के बारे में वो कहते हैं कि इतिहास बेसिकली नेचर, प्रकृति उससे अलग है। प्रकृति की प्रणाली चक्रीय होती है, पुनरावृत्ति वाली होती है, चीज़ों में बार बार दोहराव होता है, मैकेनिकल रिपीटेशन, स्टीरियोटाइप होती हैं। जबकि जो इतिहास की जो गति है वो चक्रीय नहीं होती, सर्पिलाकार होती है। तो इतिहास के बारे में वो कहते हैं कि इतिहास प्रकृति से भिन्न है, इतिहास प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति की गति सक्रिय होती है, यानी इसमें दोहराव होता है, मैकेनिकल रिपीटेशन होता है, स्टीरियोटाइप बार बार वैसा का वैसा रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति वाली होती है, सक्रिय होती हैं, दोहराव या पुनरावृत्ति वाली होती हैं।
दोहराव या पुनरावृत्ति वाली प्रकृति की हमारी जो घटनाएं हैं ये होती हैं। और जो प्रकृति है ये तो दोहराती है, लेकिन इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता। इतिहास से क्या होता है? इतिहास की घटनाएं सर्पिलाकार, यानी इस तरह से चलता है। यहाँ पर इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है और हर अवस्था में उसका स्वरूप भिन्न होता है। हर अवस्था में इतिहास का स्वरूप भिन्न होता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है तो भी पहले वाले से अलग है, इसलिए उस रूप में कभी नहीं दोहराता। हीगल ये कहता है कि इतिहास के दार्शनिक का कर्तव्य है कि अतीत काल में जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के पीछे जो एक रैशनल पैटर्न है, विवेक है, उसकी खोज करे। तो इतिहासकार को अतीत की घटनाओं के पीछे इतिहासकार को अतीत की घटनाओं के पीछे जो विवेक है, एक तार्किकता है, उसकी खोज करनी चाहिए। इतिहासकार को अतीत की घटनाओं के पीछे जो विवेक है उसकी खोज करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि मानव इतिहास के अतिरिक्त अन्य कोई इतिहास बेसिकली नहीं है, और आदमी इस इतिहास से कुछ सीखता नहीं है, क्योंकि इतिहास सिखा भी नहीं सकता। तो मानव इतिहास के अतिरिक्त अन्य कोई इतिहास नहीं है। अन्य क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य ही विवेकशील है, अतिरिक्त अन्य कोई इतिहास नहीं है। और इतिहास के पीछे एक जो रैशनल पैटर्न है उसको खोजना पड़ता है। रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल, ये बात उन्होंने कही है। अन्य कोई इतिहास नहीं है, और इतिहास इसलिए नहीं है क्योंकि अन्य जीव रैशनल नहीं है, मनुष्य ही रैशनल है। और इतिहास के पीछे एक रैशनल पैटर्न खोजा जाता है। इनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है, रैशनल इज रियल। इसको कैसे लिख दो, रैशनल इज रियल और रियल इज रैशनल, या पहले ये लिख दो चाहे, एंड रियल इज रैशनल। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। इस प्रकार इतिहास की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है उसको वो एक युक्ति संगत और तार्किक प्रक्रिया मानते हैं। यानी हीगल, एकदम शॉर्ट चीज बता रहा हूँ, हीगल ऐतिहासिक प्रक्रिया को युक्ति संगत एवं तार्किक बताते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया को वो बिल्कुल युक्ति संगत बताते हैं और पूरी तरह से वो तार्किक रूप में बताते हैं। इसके अलावा हीगल ऐतिहासिक प्रक्रिया को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया भी मानते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, डायलेक्टिक प्रोसेस। और इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में द्वंद्वात्मक को जर्मन दार्शनिक मार्क्स भी मानते हैं। बस फर्क इतना ही है, मार्क्स ये कहते हैं कि हीगल का द्वंद्व सिर के बल पे खड़ा था, मैंने उसको पैरों पे खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया। बस ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वंद्वात्मक मानते हैं, यानी डायलेक्टिकल प्रोसेस मानते हैं। और इस द्वंद्वात्मक का मैंने बताया था आपको कि वाद, प्रतिवाद और जो संवाद, यही द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। संवाद, इस वाद और प्रतिवाद के जो अंतर विरोध है, इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है, दैट इनहेरेंट कंट्राडिक्शन इज ब्यूटीफुली एसिमिलेटेड इन
सिंथेसिस, ये बड़े सुंदर तरीके से सिंथेसिस में समाहित है, संवाद में संवाहित जो समाहित रहता है। इस प्रकार इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा ही इतिहास का विकास होता है। तो जैसा मैंने बताया कि हीगल को मैं बड़ा शॉर्ट में ही कराऊंगा। हीगल के बाद में, और इसमें मुश्किल से 15-20 मिनट हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कार्ल मार्क्स का है, वो भी 15-20 मिनट का ही मैं टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर डिटेल में फिर अननेसेसरी डिटेल में चले जाते हैं। मैं बेसिक एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ। अगला है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ये 1818 में इनका जन्म हुआ, 1883 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का एक बहुत सुंदर शहर है ट्रायर, जो कि किसी ज़माने में रोमन साम्राज्य की एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य की थोड़े समय के लिए दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास राजधानी भी बनी थी, और वहीं पे इनका जन्म हुआ। ट्रायर शहर में अब भी कार्ल मार्क्स का घर है, जो म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। मैंने 2015 में ये 15 या 16 में 2016 में ये म्यूजियम मैंने देखा था, और वहाँ पे ग्लेडिएटर्स के लड़ने के लिए जो रोम में जैसे कॉलेजियम है, वैसे इस शहर में कॉलेजियम भी है, और काफ़ी बड़ा, लगभग एक तो 1.5-2 बीघा की जगह में फैला हुआ इनका 3-4 मंजिला वहाँ का मकान है, उसमें म्यूजियम बना रखा है। और इनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु इनकी हुई है लंदन में। इनके जो मित्र हैं फ्रेडरिक एंजल्स, ये इनके मित्र हैं, और एक लिटरेरी फ्रेंडशिप का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है फ्रेडरिक एंजल। द फ्रेंडशिप ऑफ फ्रेडरिक एंजल्स एंड कार्ल मार्क्स इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी फ्रेंडशिप। और ये एंजल्स के कारण ही मार्क्स के विचार कंपाइल हो पाए, और एंजल्स ही थे जिन्होंने इन चीज़ों को, दास कैपिटल और इन सब के थॉट्स को पूरा सिस्टमेटिक करके पूरा पब्लिश भी किया। कार्ल मार्क्स की स्थिति ये थी कि इनको जर्मनी से भागना पड़ा, और मृत्यु के समय मुश्किल से इनके जनाजे में 8-7 लोग शामिल थे, और बाद में इनके विचारों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, जैसा मैंने कहा कि बाद में धरती पे वर्तमान में एक स्थिति ऐसे आ गई थी कोल्ड वार के समय कि दो ही विचारधारा के लोग थे, एक मार्क्स के समर्थक और दूसरे मार्क्स के विरोधी। आप चाहे किसी भी धर्म के पालन करने वाले हों, या तो आप मार्क्स के सपोर्टर थे या मार्क्स के विरोधी, तो आप देखिए दुनिया के हर आदमी को इसकी विचारधारा ने प्रभावित किया। इवन जो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के चरम पे बैठे यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन देशों को भी मार्क्सवादी जो मजदूरों की जो एक सैलाब उभर रहा था, उसको रोकने के लिए ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बहुत ज़्यादा लेबर रिफॉर्म्स करने पड़े। लोगों को एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ी कि ताकि मज़दूरों की भी आर्थिक स्थिति सुधरे, और कैसे भी करके मार्क्सवाद को विफल करने का प्रयास किया। और मार्क्सवाद की जो बेसिक थीम थी कि दुनिया दो ही वर्गों में बटेगी, हैव और हैव नॉट, इसके बीच में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ने बड़ी चतुराई से एक अपने जैसा मिडिल क्लास बीच में शामिल कर दिया, जिसने सर्वहारा वर्ग की क्रांति को रोक लिया। खैर, इतना इमेजिन मार्क्स ने भी नहीं किया था, हालांकि मार्क्स बड़े विजनरी दार्शनिक थे। जैसा मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मार्क्स ने 1843 में 100 वर्ष पहले ही ज्यूविश हॉलोकॉस्ट जैसी घटना की घोषणा कर दी थी, और उसके पीछे रीज़न उन्होंने ये बताया कि यहूदी लोग पुराने समय में ऐतिहासिक धार्मिक कारणों से, ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम लैंड एंड एग्रीकल्चर, देयरफॉर दे फोकस्ड ऑन banking and finance sector, and in during the time of industrial revolution the capital was available only with the Jewish people। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जो पूंजी थी वो यहूदी लोगों के पास ही उपलब्ध थी, और ऐतिहासिक धार्मिक कारणों से यहूदी लोगों को खेती से वंचित कर दिया गया। और जब पूंजी की आवश्यकता पड़ी 19th सेंचुरी में, जब सिनारियो बदला औद्योगिक क्रांति के बाद या 18th सेंचुरी के एंड में, तो यहूदी लोगों ने वो
फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होने के कारण वो बड़े उद्योगपति बन गए। और इस आधार पे मार्क्स ने कहा कि अब यूरोप में लोकतांत्रिक संस्थाएं पनप रही हैं और अगले 100 साल में जब लोकतांत्रिक संस्थाएं पनप जाएंगी तो ईसाई स्वयं भी एक यहूदियों की तरह एक सेकुलर अप्रोच अपना लेंगे और वहाँ पर वो बहुसंख्यक वर्ग की एक तानाशाही स्थापित करके यहूदियों का एक व्यापक स्तर पर नरसंहार कर सकते हैं। ये 1843 या 1844 में उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था और 100 वर्ष से भी कम समय में, 100 वर्ष के आसपास ये घटना हिटलर के समय यूरोप में हो गई। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त विज़न इनका था अपने समय के। वास्तव में अगर देखा जाए तो वो प्रोफेट या पैगंबर थे और इतना दूरगामी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। बस फ़र्क केवल इतना था कि दुनिया के जितने भी पीर पैगंबर हुए उन्होंने भगवान को माना और मार्क्स ने ये कहा कि धर्म जनता को दी जाने वाली अफीम है। वो पूर्णतः नास्तिक थे, हर चीज़ की भौतिकवादी व्याख्या की, नैतिकता के नियमों को भी उन्होंने भौतिकता के तराजू पर तौल कर देखा और उनकी व्याख्या की। इस आधार पर वो अधार्मिक धर्म कहा जा सकता है। मार्क्सवाद कैन बी रिगार्डेड एज ए गॉडलेस रिलीजन। मार्क्सवाद ईश्वर विहीन धर्म के रूप में हम मान सकते हैं। तो ये बेसिकली मार्क्स का इन्फ्लुएंस था। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो कई बार हम लोग कहते हैं कि पेन इज़ माइटियर देन सॉर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। कलम की ताकत आप मार्क्स की कलम को आप देख सकते हैं, जिसने दुनिया में लंबे समय तक 50 वर्ष के लगभग की अवधि तक कोल्ड वार की स्थिति में रखा। और आज भी दुनिया के अरबों मजदूरों के लिए मार्क्स की ये जो आवाज़ है वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास सिवाय जंजीरों के खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जो मार्क्स का कथन है ये दुनिया में आज भी मजदूरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 1 मई को हर वर्ष जो लेबर मजदूर दिवस मनाया जाता है वो उसमें भी मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान था। यानी एक मजदूर को जो रिकॉग्निशन मिलना था उसमें मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान है। मार्क्स इतिहास के बारे में कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और फिर एक प्रहसन के रूप में। तो एक बड़ी फेमस कोटेशन है इनकी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले त्रासदी के रूप में, फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी, त्रासदी के रूप में, फिर एक प्रहसन के रूप में एज ए सटायर। ये किसने कहा है? ये कार्ल मार्क्स का एक बड़ा फेमस कोटेशन है। एग्जाम में ये पूछा भी गया होगा, फिर पूछा जा सकता है। इनकी बेसिक फिलॉसफी और सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इनकी जो बेसिक कोर कंसेप्ट है वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के माध्यम से वो ऐतिहासिक इवोल्यूशन उसकी बात बताते हैं। और इसके अलावा सर्वहारा वर्ग की क्रांति है, जिसे सामाजिक क्रांति भी कह सकते हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है, जो तानाशाही है वो किसकी स्थापित होगी? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाप्ति होगी। सोसाइटी को हैव और हैव नॉट दो वर्गों में बांटा है, जिनके पास है और न है, ऐसा वर्गीकरण भी ये इनकी देन है। इसके अलावा प्रिमिटिव आदिम समाजवाद की बात करते हैं। आदिम समाजवाद से लेकर वो दास प्रथा, दूसरी अवस्था दास, फिर सामंतवाद अवस्था की, फिर पूंजीवादी सोसाइटी की, और उसके बाद में एक समाजवादी सोसाइटी की वो बात करते हैं। 5 अलग अलग स्टेज में वो डेवलपमेंट की कार्ल मार्क्स से बात करते हैं। तो इसके अलावा
वो एक आर्थिक निर्धारणवाद उसकी बात करते हैं, आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म निर्धारणवाद। वो हर चीज़ की एक भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, हर चीज़ की, इतिहास की, कल्चर की, एवोल्यूशन की एक मेटेरियलिस्टिक व्याख्या करते हैं। यहाँ पर जो द्वंद्ववाद है वो एक भौतिक द्वंद्ववादी रूप में मार्क्स के दर्शन में हमारे सामने प्रकट होता है। मार्क्स हीगल के बारे में ये भी कहते हैं कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो पैर के सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया, पैर के बल पर खड़ा कर दिया। तो वो द्वंद्ववाद और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके आधार पे इन पे थोड़ी थोड़ी मैं मौखिक रूप से चर्चा करूँगा, ज़्यादातर इन सब चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को पता रहता है। खैर, मार्क्स ने की जो प्रमुख रचनाएं हैं पहले हम उनके ऊपर चर्चा कर लें। तो प्रमुख रचनाओं में दास कैपिटल रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इसमें है दास कैपिटल। ये दास क्या, जर्मन भाषा का एक डिटरमिनर है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं द कैपिटल यानी पूंजी। इट मीन्स पूंजी, दास कैपिटल मीन्स पूंजी। दास इज जर्मन डिटरमिनर, आर्टिकल जैसे होता है ना AND, उस तरह का आर्टिकल है। तो वो द है, इस दास का मतलब द है, द कैपिटल। दूसरी इनकी जो किताब है इन्होंने लिखी थी द होली फैमिली 1845 में, द होली फैमिली 1845 में इनकी एक दूसरी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी। तीसरी थी जर्मन आइडियोलॉजी। फिर 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, द जर्मन आइडियोलॉजी। ये 1846 में। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ। इसी तरह क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 में, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में इनकी प्रकाशित पुस्तक है, 1859 में इनकी प्रकाशित पुस्तक है। इसके अलावा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जिसे हम गरीबी का दर्शन कह सकते हैं, वो इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी दर्शन की गरीबी, गरीबी का दर्शन नहीं। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, ये इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है। एक इनकी जो प्रसिद्ध जो रचना है उस रचना का नाम है द इंट्रोडक्शन, द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑन ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन, यानी लॉ इंट्रोडक्शन के बारे में हीगल की फिलॉसफी का जो क्रिटिक है उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने 1864 में ये फर्स्ट इंटरनेशनल की संस्थापकों में से एक से, इनके प्रयास से फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना हम देखते हैं। तो 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना में भी इनका योगदान था। इनके प्रयासों से फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई। एक इनकी जो प्रसिद्ध कोटेशन मैंने बताई है कि मार्क्स का जो ये कहते हैं कि हीगल का द्वंद्ववाद अपने सिर के बल पे खड़ा था और मैंने इसे उसके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। अब इसकी जो कुछ बेसिक जो थीम्स हैं, बेसिक ये इतिहास को क्या मानता है, इतिहास से वर्ग संघर्ष के इसके कंसेप्ट समझे बिना हम इतिहास को नहीं समझ सकते। वर्ग संघर्ष
की बेसिस पर वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को वो समझाता है। वो कहता है कि पूरी ऐतिहासिक प्रगति का मूल कारण ही पुरानी और जो नए संगठन है, प्राचीन और नवीन, यानी प्राचीन का मतलब ये नहीं कि बहुत पुराना हो, यानी पहले का और उसके बाद का, यानी पूरी ऐतिहासिक प्रगति का जो मूल कारण है, उसके पीछे जो रीजन है, वो है प्राचीन और नए संगठनों के बीच में जो वर्ग संघर्ष है। और इसी द्वंद्व का जो परिणाम है वो साम्यवाद है। इसी वर्ग संघर्ष का जो नतीजा है वो इतिहास है। तो इस वर्ग संघर्ष के माध्यम से वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझाते हैं और ये कहते हैं कि साम्यवाद से ही एक नए इतिहास का प्रारंभ होता है, प्राचीन इतिहास का अंत होता है। तो बेसिक इनकी चीज है, वर्ग संघर्ष के जरिए द्वारा ऐतिहासिक विकास को समझाते हैं। ऐतिहासिक विकास को समझाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों पे इसलिए नहीं बताऊंगा कि मार्क्स सभी का पढ़ा हुआ रहता है। आज के टाइम में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि मार्क्स की इन चीज़ों को वो न समझ पाए। ये एक मेरे हिसाब से तो अननेसेसरी रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी चूँकि टॉपिक में कुछ मेन चीज़ें बतानी है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। बाकी मार्क्स जैसे दार्शनिक को पढ़ाने के लिए साल भर भी कम पड़ता है। वो तो वर्ग संघर्ष से पूरे जीवन में नहीं समझ में आए। वर्ग संघर्ष के द्वारा ऐतिहासिक विकास को वो समझाते हैं और ये कहते हैं कि जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व बेसिकली जो प्राचीन और नवीन संगठनों के बीच में होता है। प्राचीन और नवीन संगठनों के बीच में ये संघर्ष चलता है और इसी से फिर इसी द्वंद्व के परिणाम से साम्यवाद विकसित होता है। तो साम्यवाद के साथ ही नया इतिहास प्रारंभ होता है, पुराना इतिहास समाप्त होता है। साम्यवाद के साथ नया इतिहास शुरू होता है, नया इतिहास शुरू होता है। साम्यवाद के साथ ही वो ये मानते हैं कि नया इतिहास शुरू हो गया है और मानव इतिहास की जो जो शक्ति है, ये इसको वर्ग संघर्ष, जैसे मैंने बताया कि वर्ग संघर्ष के आधार पर ही है। सारा जो इतिहास है वो ही बेसिकली वर्ग संघर्ष है। इसलिए इस वर्ग संघर्ष की कंसेप्ट को जोड़ना, आपको समझना है कि पूरे इतिहास का जो क्रक्स है, एक बेसिक जो कोर है, वो वर्ग संघर्ष के इर्द गिर्द होता है। इस वर्ग संघर्ष के कारण ही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं का जन्म होता है। अगली इनकी जो अवधारणा है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या आर्थिक निर्धारणवाद है। आर्थिक निर्धारणवाद से जो मार्क्स का तात्पर्य ये है कि वो ये मानते हैं कि एक बड़ा फेमस कोटेशन है, मार्क्स और एंजल्स दोनों ने ही मिलकर लिखा है। वो ये कहता है कि मानव का इतिहास बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो गतिविधियां करते हैं, केवल वही मानवीय इतिहास है। यानी इतिहास अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत मनुष्यों की गतिविधि के लिए और के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी मनुष्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो गतिविधि करता है वही इतिहास है। और इस गतिविधि का जो मूल आधार है वो आर्थिक है। यानी मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, वो भी किसके लिए? लक्ष्य हेतु। वही क्या है? इतिहास है। मनुष्य की गतिविधियां वो भी लक्ष्य हेतु जो गतिविधियां हैं वो ही बेसिकली इतिहास है। और इन गतिविधियों का जो आधार है वो आधार क्या है? इन गतिविधियों का आधार वो आर्थिक है। यानी हमारा अर्थ सारी हमारी ह्यूमन गतिविधियों को, हमारी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, इसको निर्धारित करता है। ये आर्थिक रूप से निर्धारित होता है। मार्क्स ये कहता है कि हमारी जो उत्पादन की पद्धतियां हैं वो हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सोच, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे समाज, रीति रिवाज, हर चीज़ को हमारी उत्पादन की पद्धतियां जो निर्धारित करती है। हंटर सोसाइटी जिसमें हम आदिम समाजवाद वो कहता है, वहाँ पर समाजवाद बिल्कुल अपने प्रिमिटिव रूप में था। वर्ग संघर्ष, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी,
क्योंकि आर्थिक सोच से मनुष्य की ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वहाँ पर समाजवाद की स्थिति थी। और मार्क्स ये कहता है कि ये जो पूंजी है, ये इसका अत्यधिक संकेंद्रण ही समाज में एक अव्यवस्था और इम्बैलेंस उत्पन्न करता है। ये समाज में इम्बैलेंस उत्पन्न करता है। तो आर्थिक आधार जो है वो हर चीज़ को निर्धारित करता है, और इस प्रकार ये आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है। इतिहास की के पूरे इतिहास की मार्क्स ने भौतिकवादी व्याख्या की है। यानी अब एक बहुत कोर चीज़ है, मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। वहाँ पे जो हीगल का भौतिकवाद था वो एक आध्यात्मिक था और ये भौतिक है। इसीलिए वो कहता है सिर के बल को सीधा कर दिया मैंने, पैरों पे खड़ा कर दिया। इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या की है। और इसका जो भौतिकवाद कैसा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वो ये बताता है। 5 अलग अलग चरणों की वो बात करता है। पहला चरण जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि पुरातन या आदिम काल है। दूसरा है दासता का युग। तीसरा सामंती युग। चौथा, जैसे इसमें 5 अलग अलग अगर हम चरण माने, 5 विकास के चरण हैं, उसमें पहला आदिम युग था, ट्राइबल एज। दूसरा दासता का युग, जब पिरामिड वगैरह बनाए गए थे। तीसरा सामंती युग, कृषि के विकास के साथ ही सामंती युग शुरू हुआ। औद्योगिक विकास के साथ ही पूंजीवादी युग शुरू हुआ। पूंजीवादी युग शुरू हुआ। और पूंजीवादी अपने चरम पे पहुंच जाएगा जब पूंजी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चरम पे पहुंच जाएगा। हैव और हैव नॉट के बीच में यह संघर्ष होगा, तो इस बुर्जुआ वर्ग को सर्वहारा वर्ग के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। और उस समाज को इन्होंने कहा है समाजवादी समाज। तो ये समाजवादी युग या समाजवादी समाज, ये 5 तरह के ये युग की कार्ल मार्क्स से बात करता है। और ये कहता है कि जो वर्तमान युग है इसमें ये बुर्जुआ वर्ग है, ये धन, इसका जो धन है फैक्ट्रियों के स्वामित्व से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर ये जो पूंजीवादी युग है इसमें बुर्जुआ वर्ग के पास, बुर्जुआ वर्ग वो कहता है जिसके पास धन है, वो इनके पास धन कहाँ से हुआ है, क्योंकि इनके पास फैक्ट्रियों का स्वामित्व है। फैक्ट्रियों का स्वामित्व है, जिससे इस बुर्जुआ वर्ग के पास अथाह धन उत्पन्न हो गया है। अब इसके अलावा मार्क्स एक चीज़ और कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है आपका। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स ये कहता है कि एक किसी भी चीज़ के कीमत निर्धारण के 2 कंपोनेंट हैं। एक तो पूंजी और भौतिक चीज़ें हैं, दूसरा है श्रम। अब पूंजी जो है वही भौतिक मशीनरी संसाधन जुटाता है, तो वो अपना हिस्सा ज़्यादा ले जाता है, मजदूर को उसका हिस्सा कम मिलता है। तो मजदूर को उसके श्रम के मुकाबले जो रकम कम मिलती है, वो जो रकम और वस्तु की जो वास्तविक कीमत पूंजीपति वसूल करता है और सैलरी जो देता है, उसके बीच का जो अंतर है उसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है, सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। और ये सरप्लस वैल्यू पूंजीपति की तिजोरी में जमा हो जाती है और वो मजदूर को उतना ही देता है कि अगले दिन भूख से पीड़ित होकर वो फिर से अपनी मजदूरी को बेचने के लिए, अपने श्रम, अपने लेबर को बेचने के लिए पूंजीपति के कारखाने में जाकर खड़ा हो जाता है। और शाम को उसको रात का पेट भर खाना खाना के लिए या आधा पेट खाना खाने के लिए उसको पैसा दे दिया जाता है। और इस तरह से श्रमिक की तिजोरी पूंजीपति की तिजोरी है वो बढ़ती जाती है और श्रमिक बेचारा श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। और एक स्टेज फिर एक ऐसी आती है कि समाज में ये पूंजी का विभाजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि समाज में 2 वर्ग बन जाते हैं, हैव और हैव नॉट। इस तरह के हैव और हैव नॉट वर्ग में अत्यधिक विषमता के कारण फिर एक स्थिति आती है जब सर्वहारा वर्ग एक सामाजिक क्रांति करता है। तो वो व्यवस्था आती है सर्वहारा वर्ग की
सामाजिक क्रांति। इस सर्वहारा वर्ग की सामाजिक क्रांति के जरिए, सर्वहारा वर्ग की सामाजिक क्रांति के जरिए फिर पूंजीपतियों को हटा दिया जाता है, उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती है और सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग का उन्मूलन करके, ये उन्मूलन कोई गांधी जी की तरह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा, हिंसक तरीके से होगा। उनको हिंसक तरीके से समाप्त करके उनकी पूंजी छीन कर उनके साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर एक सर्वहारा वर्ग नियंत्रण कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। इस नियंत्रण को क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। वर्ग का अधिनायकवाद। तो इस वर्ग संघर्ष के जरिए इस तरह से अलग अलग फेज में, अलग अलग काल में इतिहास का डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिक जो चीज़ है, मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें इसलिए नहीं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टूडेंट्स को पता भी है, कोर चीज़ें मैंने बताई है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट मॉडर्न जो कंसेप्ट है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स के लिए नए भी है, इतिहास का अंत, फुकुयामा, ये सब चीज़ें हम एक क्लास में, चाहे वो 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, एक क्लास में ही हम उन सारी चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।